हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू लेडी मास्टर जुआन को लेकर एंशिएंट गोड टॉम की तलाश में आ चुके थे, लेकिन उस एंशिएंट गोड टॉम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी जिसे सिर्फ एक एंशिएंट की मदद से ही खोला जा सकता था। लेकिन एसएस टज़ू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके सभी को हैरान करते हुए खुद से ही उस रिस्ट्रिक्शन को वहाँ पे हटा दिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पे 100 रियलम किंग बाईफू की एंट्री होती है, जो कि अपने 2 बेटों के साथ वहाँ पे आया हुआ था उसी एंशिएंट गोड टॉम की ही तलाश में। लेकिन उसे वहाँ पे एसएस टज़ू की बॉडी से बिल्कुल वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा था जैसा किसी पर्सन ने डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए वो बुड्ढा बाईफू एसएस टज़ू को ही अपने बेटे का कातिल समझने लगता है और ये सोचकर उसने अपनी सारी पावर को इकट्ठा करते हुए एसएस टज़ू के ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन एसएस टज़ू उसे इग्नोर करते हुए लेडी मास्टर जुआन को लेकर एंशिएंट टॉम के अंदर जा चुके थे। लेकिन जाने से पहले एसएस टज़ू ने वहाँ पे उसके 2 और बेटों को भी ठिकाने लगा दिया था, जो देखकर वो बुड्ढा बाईफू भी एसएस टज़ू से वादा करता है कि मैं इसका बदला तुम्हारे टैलेंट सेट से लूंगा। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टैलेंट सेट के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ फेंग अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस एरिया को साफ कर रहे थे और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने मन में आगे का प्लान बनाते हुए ये भी सोच रहे थे, एक बार टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स वापस आ जाएं, उसके बाद मैं उन सभी को मिलकर एक साथ खत्म करूंगी। वैसे भी लिंग जुई ने मुझे बताया है कि वो सभी बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं, तो मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि अभी मैं उन सभी का इंतजार करूं और उन सभी के वापस आने के बाद उन सभी को एक साथ खत्म करूं। हो सकता है उनका वो सो कॉल्ड नया मास्टर भी वापस आ जाए। अगर मैंने उसे खत्म कर दिया तो ये वाला पूरा टैलेंट सेट तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अभी जाओ फेंग वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे का प्लान बना ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही अजीब सी एनर्जी फैलने लगती है, जिसके चलते जाओ फेंग ने अभी तक जो वहाँ पे सफाई की थी वो जगह दोबारा वहाँ पे गंदी हो जाती है। और ऊपर से ये एनर्जी भी किसी और से नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर बाईफू से ही निकल रही थी। और आपको तो पता ही होगा कि वो बुड्ढा बाईफू किस तरीके से एंट्री लेता है। हालांकि वो यहाँ पे टैलेंट सेट में बदला लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे भी वो आतिशबाजी करते हुए आता है, जिसके चलते जाओ फेंग की साफ करने वाली जगह अब वहाँ पे और भी ज्यादा गंदी हो चुकी थी। वहीं ओल्ड मास्टर बाईफू के बेटे लगातार वहाँ पे अपने पिता की जयकार करते हुए अपनी फ्लाइंग बोट को धीरे धीरे वहाँ पे टैलेंट सेट की तरफ ही बढ़ा रहे थे, जबकि वहाँ पे आसपास की जगह को गंदे होते हुए देखकर चाओ फेंग के गुस्से का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से ओल्ड मास्टर बाईफू के बेवकूफ बच्चे गोलियों टॉफियां फेंकने लगे थे, जिसके चलते चाओ फेंग का ब्रश भी वहाँ पे टूट जाता है। और ये सारी चीजें मिलकर वहाँ पे चाओ फेंग के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। और तभी अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा गंदी आवाज के जरिए अनाउंसमेंट की जाती है कि किंग ऑफ 100 रियल्म्स यहाँ पे पधार चुके हैं। और हमेशा की तरह ओल्ड मास्टर बाईफू को उसके 2 बेटे लेकर ही फ्लाइंग बोट से नीचे आते हैं, जो कि सीधा वहाँ पे चाओ फेंग के सामने आकर रुकते हैं और चाओ फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, एक कमजोर लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ऐसा ना हो ना कि कहीं तुम यहाँ पे हमारे और प्रेशर से ही मारी जाओ। जल्दी से जाकर अपने सेक्ट लीडर को बुलाओ और उनसे कहो कि देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है, साक्षात खुद 100 किंग ऑफ रियल्म्स है। लेकिन अपने बड़े भाइयों की ये बात सुनकर उसका छोटा बेटा वहाँ पे अपने पिता ओल्ड मास्टर बाईफू से कहता है, फादर आप इस घटिया सेक्ट से इस तरह से बात क्या कर रहे हैं? ये लोग इस लायक भी नहीं है कि आप खुद इनके साथ बात करो, इसलिए आप इस सेक्ट की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी आपका बेटा आपके लिए इस पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस टैलेंट इमोर्टल सेट के लीडर को भी खत्म करके मैं उससे अपने तीनों भाइयों को बदला लूंगा। अपने छोटे बेटे की ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर बाईफू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने बेटे को इजाजत देकर हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसका मतलब था कि ओल्ड मास्टर बाईफू भी वहाँ पे यही चाहता था। लेकिन बेचारा अभी ओल्ड मास्टर बाईफू वहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलती है और उसका वही छोटा बेटा जो कि इतना ज्यादा उड़ रहा था उसकी वहाँ पे एक चीख गूंज जाती है, जो सुनकर जब ओल्ड मास्टर बाईफू वहाँ पे सामने का नजारा देखता है तो उसकी तो रूह ही वहाँ पे काम जाती है, क्योंकि चाओ फेंग ने वहाँ पे अचानक ही आगे बढ़ते हुए अपने टूटे हुए ब्रश को ही सीधा वहाँ पे ओल्ड मास्टर बाईफू की छोटे बेटे की बॉडी के अंदर ही घुसा दिया था। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो एक पल के लिए ओल्ड मास्टर बाईफू के साथ साथ उसके सभी बेटे भी वहाँ पे डर चुके थे। लेकिन उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से खुद को संभालते हुए चाओ फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे ओल्ड मास्टर बाईफू की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहती है, तो तुम हमारे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, पर मेरे यहाँ पे होते हुए तुम ऐसा हरगिज भी नहीं कर पाओगे। और ये भी चाओ फेंग वहाँ पे इतने खतरनाक अंदाज में बोलती है कि वो ओल्ड मास्टर बाईफू और उसके बच्चों को डराने के लिए काफी था। जबकि चाओ फेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ओल्ड मास्टर बाईफू से कहती है, तुम्हें अपने बेटों के ऊपर कुछ ज्यादा ही कमांड है ना, तो आई मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए तुम्हारे सभी बेटों को ठिकाने लगा देती हूँ। अब चाओ फेंग की ये बात सुनकर उसके तीनों बेटों को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए एक साथ मिलकर वहाँ पे पीछे से ही चाओ फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे पीछे उनकी तरफ मुड़ते हुए गुस्से से उनसे कहती है, तुम लोग मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और ये कहकर चाओ फेंग ने वहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों के इशारों से ही उन तीनों के ऊपर अपनी थंडर लाइटनिंग गिराना शुरू कर दी थी। और सिर्फ उन तीनों के ऊपर ही नहीं बल्कि उनके पिता ओल्ड मास्टर बाईफू का भी यही हाल था। और इस तरह वो चारों बाप बेटे वहाँ पे दर्द में
तड़पने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी की चीखों का वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अभी तक भी लगातार वहाँ पे इसी तरह से उन सभी को थंडर लाइटनिंग के झटके दिए ही जा रहे थे, जिसके चलते अब वो सभी लोग वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुके थे। जो देखकर ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ बोलते हुए कहता है, हम लोगों ने यहाँ पे इस लड़की को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। ये तो एक 7th लेवल की इमोर्टल कल्टीवेटर है। लेकिन इससे आगे ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे कुछ भी कह पाता। चाओ फेंग उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे एक घटिया 2nd लेवल के इमोर्टल डाउ कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई आपने इस गंदे मुंह से मेरे बारे में जिक्र करने की। और ये कहते कहते ही चाओ फेंग ने वहाँ पे अपने डार्क फिनिक्स को भी समन कर लिया था। जो देखा तो बेचारे ओल्ड मास्टर बाइफू को वहाँ पे अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस डार्क फिनिक्स से वही स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था जैसा ओल्ड मास्टर बाइफू को डार्क सोल लैंड के डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ से मिला था। और इसके साथ ही बाइफू को वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि उसके डार्क सोल लैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला पर्सन भी कोई और नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी हुई ये लड़की ही थी। इसलिए ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम हो कौन। लेकिन इससे आगे ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे कुछ भी कह पाता। चाओ फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपनी पावर का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो अब बेचारा ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे नीचे जमीन के साथ ही चिपक गया था। जो देखकर ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे किसी तरह से बोलते हुए चाओ फेंग से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं किंग ऑफ 100 रियल्म्स हूँ। लेकिन इससे आगे ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे कुछ भी कह पाता। चाओ फेंग अचानक ही वहाँ पे जंप करते हुए अपना पाँव जाकर सीधा वहाँ पे ओल्ड मास्टर बाइफू के हाथ के ऊपर रख देती है। और अब तो वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था। जो देखकर बेचारा ओल्ड मास्टर बाइफू वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो चाओ फेंग के सामने रहम की भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि प्लीज मेरी जान बख्श दो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सभी 100 के 100 फायरी लैंड्स तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ और अपने 100 रियल्म्स के साथ साथ अपना बाकी सब कुछ भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ओल्ड मास्टर बाइफू की ये बात सुनकर चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे उससे कहती है, मुझे यहाँ पे तुम्हारी इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ पे ओल्ड मास्टर बाइफू की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर बाइफू का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें डीप स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग ज़ू बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए टियानलन इमोर्टल डोमेन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ पे जाकर अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग को रोक सके। लेकिन साथ ही साथ लिंग ज़ू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं हो रहा, सीनियर सिस्टर की ट्रैप फॉर्मेशन ने मुझे वहाँ पे 3 दिनों तक ट्रैप रखा। इसका आखिर क्या मतलब है? क्या सीनियर सिस्टर पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं? अगर ऐसा है तो मुझे जल्द से जल्द टियानलन सेट में जाकर सीनियर सिस्टर को वहाँ पे रोकना होगा, क्योंकि अभी की टियानलन सेट के डिसेबल सीनियर सिस्टर का तो मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे और मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठे बैठे अपने छोटे भाई की टियानलन सेट को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। और ये कहकर लिंग ज़ू ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें दोबारा वहाँ पे टियानलन सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड मास्टर बाइफू और उसके बेटे को खत्म करने की वजह से काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, जैसे चाओ फेंग वहाँ पे धीरे धीरे साफ कर रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिंग ज़ू भी बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है और दूर से ही चिल्लाते हुए कहता है, चाओ फेंग रुक जाओ, मैं तुम्हें हमारे टियानलन सेट को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। और ये कहते हुए लिंग ज़ू वहाँ पे सीधा चाओ फेंग के सामने लैंड करता है, जिसे देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगे थे। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे लिंग ज़ू से कहती है, मेरी एक मामूली सी फॉरबिडन ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 दिन से ज्यादा का समय लग गया। मुझे लगता है बीते इन सालों में तुमने अपनी प्रैक्टिस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिंग ज़ू को तो वहाँ पे इन सारी बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो टियानलन सेट की ऐसी हालत देखकर ये समझ रहा था कि शायद चाओ फेंग ने वाकई टियानलन सेट के सभी डिसेबल्स को ठिकाने लगा दिया है। इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानलन सेट के डिसेबल्स को चोट पहुंचाने की? क्या तुमने उन सभी को खत्म कर दिया है? लिंग ज़ू की ये बात सुनकर चाओ फेंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया, मैं उन सभी को खत्म कर चुकी हूँ, क्योंकि वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा बेकार थे, इसलिए मैंने उन सभी को खत्म करना ही सही समझा। लेकिन तुम्हारे टियानलन सेट को हो क्या गया है? अब क्या टियानलन सेट इतने कमजोर डिसेबल्स को अपने सेट में शामिल करने लगा है? पर वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारे टियानलन सेट के डिसेबल्स को खत्म कर दिया, क्या तुम उन सभी का बदला मुझसे नहीं लोगे? और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे लिंग ज़ू को चिढ़ाने के लिए फिर से एक बार डेविल स्माइल करने लगे थे, जो देखकर लिंग ज़ू भी गुस्से से अपने हाथों को कसते हुए वहाँ पे उससे कहता है, लेकिन टियानलन सेट के इन डिसेबल्स ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? तुम्हारी दुश्मनी एंशिएंट टियानलन सेट से थी, ना कि इन मासूम डिसेबल से। जिस पे चाओ फेंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए लिंग ज़ू से कहती है कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है कि ये लोग मासूम थे या बेगुनाह थे। अगर कोई भी टियानलन सेट का हिस्सा है तो वो सीधा सीधा मेरा दुश्मन है और उसे किसी भी हाल में मेरे हाथों से मरना ही होगा। चाओ फेंग की ये बात सुनकर लिंग ज़ू वहाँ पे ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, पर तुम भी तो टियानलन सेट के हिस्सा हो ना, तो फिर तुम अपनी बहन भाई को कैसे मार सकती हो? क्या तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं बचा? क्या तुम इतनी ज्यादा पत्थर दिल हो चुकी हो कि तुम बेगुनाह डिसेबल्स को मारने लगी हो? जो भी है, तुम्हें उन
मासूम डिसेबल्स को नहीं मारना चाहिए था। ये करके तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तुम्हें मेरी ट्रू पावर को देखना था ना, तो देखो अब आज मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर लिंग जू ने गुस्से से वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए अपनी एम्परर मास्टर सोल बॉडी को भी वहाँ पे समन कर लिया था, जिससे वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ऑरा निकल रहा था। जबकि लिंग जू को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर चाओ फेंग वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगी थी और वो वहाँ पे लिंग जू के गुस्से को और भी ज्यादा भड़काते हुए कहती है, यही तो मैं चाहती थी, मैं नाइथ रियलम के अंदर मौजूद टियालियन सेट के हर एक डिसेबल को खत्म कर दूंगी, ताकि तुम और तुम्हारा मास्टर जूजियन भी तो ये समझ सको कि जब तुम लोग बाकी क्लैंस को डिस्ट्रॉय करते हो तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मैंने बस तुम्हारी टियालियन सेट के कुछ डिसेबल्स को खत्म कर दिया तो तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर जब तुम लोग पूरे के पूरे क्लैंस तक को डिस्ट्रॉय कर देते थे तब क्या तुम लोग एक बार भी उन क्लैन के अंदर मौजूद मासूम लोगों के बारे में सोचते थे। और ये कहते हुए चाओ फेंग ने भी गुस्से से वहाँ पे एक बार फिर से अपना डार्क स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था और वो भी वहाँ पे लिंग जू की तरह अपनी डार्क फीनिक्स मास्टर सोल को भी समन कर लेती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों का खतरनाक ऑरा वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने लगा था। वहीं चाओ फेंग लिंग जू को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की तरह इतनी ज्यादा बेरहम भी नहीं हूँ कि मैं टियालियन सेट के डिसेबल्स को इस तरह से तड़पा के खत्म करूँ जैसे तुम लोग बाकी क्लैंस के साथ किया करते थे। नहीं, बल्कि मैं तो टियालियन सेट के डिसेबल्स को ऐसी मौत दूंगी कि उन्हें वहाँ पे एहसास ही नहीं होगा कि वो सभी मारे जा चुके हैं। अब चाओ फेंग की ये बात लिंग जू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, इसलिए लिंग जू ने भी गुस्से से वहाँ पे चाओ फेंग को खत्म करने के लिए अपनी डिवाइन सोर्ड को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहती है, ओ तो तुम अपनी इस डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मुझे खत्म करना चाहते हो, हालांकि तुम ऐसा कर तो नहीं सकते लेकिन तुम कोशिश जरूर कर सकते हो। चलो जल्दी करो, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए। अब चाओ फेंग की ये बात सुनकर लिंग जू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी मास्टर सोल बॉडी की मदद से सीधा वहाँ पे अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग की डार्क फिनिक्स के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी डिवाइन सोर्ड जाकर उस डार्क फिनिक्स के साथ टकराती है तो लिंग जू के हाथों से उसकी सोर्ड भी छूट जाती है और वो सोर्ड उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर चाओ फेंग की डार्क फिनिक्स ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंग जू की मास्टर सोल बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ साथ चाओ फेंग वहाँ पे लिंग जू का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रहम दिखाते हुए तुम्हें नहीं मारूंगी। नहीं, बल्कि आज मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ। और ये कहकर चाओ फेंग ने वहाँ पे अपनी डार्क फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए लिंग जू की मास्टर सोल बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे बेचारा लिंग जू वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था। जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम दोनों के पास के बीच में कितना बड़ा गैप है। इवन तुम्हारे जैसे कमजोर कल्टीवेटर को हराने के लिए तो मेरा बस एक हाथ ही काफी है। और ये कहकर चाओ फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपने डार्क स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए लिंग जू को भी पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था, जिससे बेचारा लिंग जू भी चाहकर वहाँ पे खुद को नहीं बचा पा रहा था। और ये बात वहाँ पे चाओ फेंग को और भी ज्यादा खुशी दे रही थी। लेकिन तभी अचानक ही चाओ फेंग को वहाँ पे उन दोनों बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे वहाँ पे खाने के लिए बुला रहे थे। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए चाओ फेंग से कहते हैं कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, खाना तैयार हो चुका है। अब ये आवाज सुनते ही चाओ फेंग वहाँ पे जल्दी से अपनी डार्क फिनिक्स मास्टर सोल को वापस ले लेती है। जो देखकर तो लिंग जू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे खुश होते हुए अपनी बड़ी बहन चाओ फेंग से कहता है, तो तुम बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे, आपने हमारे डिसेबल्स को कुछ भी नहीं किया। सीनियर सिस्टर, मुझे पता था कि आप दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, आप कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। अब लिंग जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी अपना सारा डार्क स्पिरिचुअल ऑरा वापस लेते हुए नीचे जमीन पे आ जाती है और कॉल टून में वहाँ पे लिंग जू से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे सीनियर सिस्टर मत बोला करो। और ये कहकर चाओ फेंग सीधा वहाँ पे टियालियन सेट के अंदर जाने लगे थे। जो देखकर लिंग जू भी वहाँ पे उसके पीछे भागते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज मेरे लिए भी रोको, हम दोनों मिलकर हमारे टियालियन सेट में जाते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है तुम लिंग जू का खाना खाने के लिए जा रही होगी, पर मैं तुम्हें बता दूं कि लिंग जू का खाना खा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप चाहें तो पहले की तरह मैं खुद आपके लिए खाना बना सकता हूँ, आप बस मुझे बता दो कि आप क्या खाना चाहती हो, मैं अभी के भी आपके लिए उसे रेडी कर दूंगा। लिंग जू की ये बात सुनकर चाओ फेंग अचानक ही वहाँ पे अपनी जगह पे रुकते हुए लिंग जू से कहती है, आज से 10 लाख साल पहले जब नाइथ रियलम के अंदर वो बड़ी तबाही आई थी, उस समय तुम्हारे सो कॉल मास्टर जूजियान ने मुझे टियालियन सेट से बाहर निकाल दिया था। लेकिन इस सब में टियालियन सेट के बाकी सभी डिसेबल्स मारे गए थे। टियालियन सेट के वो सभी डिसेबल्स भी तुम्हारे बहन भाइयों की तरह ही थे, तुम वो सब भूल गए होगे। लेकिन मैं उस मैटर को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली और मास्टर जूजियन की इस गलती को भी मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए उन सभी मासूम डिसेबल्स को मरने दिया था जिनको उस तबाही से कोई लेना देना भी नहीं था, और उन्होंने उन सभी की बजाय हमें बचाना ज्यादा जरूरी समझा। हम भी तो बाकियों की तरह उनकी डिसेबल्स ही थे ना, तो वो बाकी डिसेबल्स से ज्यादा हमें तरजीह क्यों देते थे। जो भी हो, मास्टर जूजियन की इस गलती के लिए मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली और उनके बनाए हुए इस पूरे के पूरे टियालियन सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो इन मासूम डिसेबल्स को भी इसलिए पाल रहे होंगे ताकि वो सही समय आने पर इनकी भी कुर्बानी दे सके, जैसा कि उन्होंने एक बार पहले भी किया था। पर ऐसा होने से पहले मैं
मैं खुद अपने हाथों से टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग जू उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन सीनियर सिस्टर टैलेंट सेट पूरी तरह से चेंज हो चुका है और उस तबाही का भी हमसे कुछ लेना देना नहीं था। उस तबाही के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप अभी तक भी उस सच्चाई से अनजान है और जिस मास्टर जू जियान से आप नफरत करती हैं, उसी मास्टर जू जियान ने तो इस पूरी यूनिवर्स को बचाया था। लिंग जू की ये बात सुनकर चाओ फेंग गुस्से से वहाँ पे उससे कहती है कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानना। अगर तुम्हें अपने उस सो कॉल्ड मास्टर जू जियान की तारीफें करनी है तो किसी और के सामने जाकर करो, मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। और हाँ, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी सीनियर सिस्टर नहीं हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन से टूट गया था जब तुमने मेरी बजाय अपने मास्टर का साथ देने का डिसाइड किया था। और ये कहकर चाओ फेंग लिंग जू को वहीं पे छोड़कर खुद टैलेंट सेट के अंदर चली जाती है। और चाओ फेंग की इन खड़ी खोटी बातों ने आज बेचारी लिंग जू को भी अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था। पर आज यहाँ पे इनकी बातों से इतना तो पता चल गया था कि 10 लाख साल पहले जो तबाही आई थी उसके अंदर अभी भी काफी सारे राज छुपे हुए हैं, जिनका पता हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या चाओ फेंग रियल में एसेट टजू की बहन होगी? क्योंकि उनका और अभी बिल्कुल सेम टू सेम एसेट टजू की तरह का ही है। आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी एंशिएंट गॉड के टॉम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेट टजू लेडी मास्टर जुआन के साथ उसी एंशिएंट गॉड टॉम के अंदर आ चुके थे और वो जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई दे रही थी। जबकि लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे आसपास मौजूद ग्रास और हब्स को देखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खास ग्रासेस मौजूद है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पे इस तरह की इतनी ज्यादा खास ग्रासेस मिलने वाली हैं। वाकई ये जगह एंशिएंट गॉड का टॉम कहलवाने के लायक है। अगर हम इस जगह की सारी ग्रासेस को भी ले लेते हैं तो हम लोग नाइन्थ रियलम के अंदर सबसे ज्यादा अमीर बन जाएंगे। और ये कहकर जैसे जैसे लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे एसेट टजू के साथ आगे बढ़ रही थी तो उसे वहाँ पे और भी ज्यादा रेयर ग्रासेस देखने को मिल रही थी, जो कि वहाँ पे उसकी हैरानगी को और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। और ये सब देखकर वो वहाँ पे खुद से ही कहती है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर क्यों हर कोई इस एंशिएंट गॉड के टॉम के अंदर आना चाहता था। यहाँ पे इतने ज्यादा खास ट्रेस जो मौजूद है, इन सभी ग्रासेस के बदले में तो मैं उस ओल्ड मास्टर बाइफू के सर की भी बोली लगा सकती हूँ। पर बेचारी लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे कहाँ जानती थी कि 100 रियलम के किंग ओल्ड मास्टर बाइफू का खेल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। वहीं वहाँ पे ये सब सोचते हुए अचानक लेडी मास्टर जुआन की नजर एक फ्लावर के ऊपर पड़ती है, जो कि दिखने में इतना ज्यादा खूबसूरत था कि लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे उसकी खूबसूरती में ही खो जाती है। पर वो एक इल्यूजनरी फ्लावर था और जैसे लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे गौर से उस फ्लावर की तरफ देखती है तो उस फ्लावर के अंदर से एक अजीब सी गैस निकलती है, जिसने वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ लेडी मास्टर जुआन को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे पूरी तरह से उसी फ्लावर के जाल में ही फंस चुके थे और धीरे धीरे वो वहाँ पे उसकी खूबसूरती में खोते हुए उसकी तरफ ही आगे बढ़ने लगे थे। इवन उस फ्लावर के पास जाते हुए वो वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठ जाती है और उस फ्लावर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे किस करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन अगर लेडी मास्टर जुआन वहाँ पे उस फ्लावर को किस कर लेती तो उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाना था। इसलिए उसके किस करने से पहले ही वहाँ पे एसेट टजू अपने डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अचानक से ही वहाँ पे एक चुटकी बजा देते हैं। और ऐसा होते ही वहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक उस फ्लावर के ऊपर अलग अलग सील्स लग चुकी थी, जिसके साथ ही उसका इल्यूजनरी और भी वहाँ पे खत्म हो गया था। और लेडी मास्टर जुआन भी वहाँ पे होश में आ जाती है, जो कि होश में आते ही वहाँ पे इधर उधर देखते हुए खुद से ही कहती है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जिस पे एसेट टजू उसे वहाँ पे कोल्ड टोन में जवाब देते हुए बताते हैं कि तुम अपने सामने जो फ्लावर देख रही हो इसे 9 सेक्शन फ्लावर बोला जाता है। और जब ये फ्लावर्स बड़े हो जाते हैं तो ये अपने अंदर से एक ऐसी गैस को रिलीज करते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़े कल्टीवेटर्स और एनिमल्स तक को भी अपने इल्यूजन में ट्रैप कर सकते हैं। और ये कहकर एसेट टजू एक बार फिर से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लावर को वहाँ पे अपने हाथों में ले लेते हैं और उसे देखकर वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, लेकिन ये फ्लावर तो सिर्फ टैलेंट सेट में ही पाया जाता है, तो फिर हमारे टैलेंट सेट का ये यूनिक फ्लावर यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर ये यहाँ पे आया कैसे। और ये कहकर एसेट टजू उस 9 सेक्शन फ्लावर को वहाँ पे अपने पास ही रख लेते हैं और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन स्पीचर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सभी यूनिक फ्लावर्स और ग्रासेस को अपने पास बुलाने लग गए थे। ये सारी की सारी ग्रासेस और फ्लावर्स ऐसे थे जो कि सिर्फ टैलेंट सेट में ही पाए जाते थे, जबकि हम देखते हैं कि एसेट टजू के सिर्फ एक इशारे के साथ ही वो सभी की सभी ग्रास और फ्लावर्स खुद बखुद ही नीचे जमीन से बाहर आते हुए एसेट टजू की चारों तरफ वहाँ पे घूमने लगे थे। और वो सभी की सभी एलेक्सेस इतने ज्यादा खास थे कि उन्हें देखकर लेडी मास्टर जुआन को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन उसके बारे में पता लगाने के लिए उसे वहाँ पे अपनी एंशिएंट बुक को भी बाहर निकालना पड़ा था और अपनी एंशिएंट बुक से उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये सभी की सभी ग्रासेस और फ्लावर्स तो बहुत ही पहले विलुप्त हो चुके हैं और अब ये सभी इस दुनिया में नहीं पाए जाते। और वाकई ये सभी ग्रासेस और फ्लावर्स सिर्फ टैलेंट सेट में ही पाए जाते थे। तो इसका मतलब है कि ये टॉम जिस भी एंशिएंट गॉड की है वो टैलेंट सेट से बिलोंग करता था। लेडी मास्टर जुआन की ये बात सुनकर एसेट टजू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, ये तो अब हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। और ये कहकर एसेट टजू लेडी मास्टर जुआन के साथ आगे बढ़ते हुए उस एंशिएंट टॉम के डीप में आ चुके थे और ये जगह दिखने में बिल्कुल
बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये इस एंशिएंट टॉम्ब का बंजर एरिया है। और जैसे ही एसएस तजू लेडी मास्टर ज़ुआन के साथ वहाँ पे पहुंचते हैं तो लेडी मास्टर ज़ुआन भी वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है ये इस एंशिएंट टॉम्ब का आखिरी एरिया है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा जिससे हमें यहाँ पे इस एंशिएंट टॉम्ब के ओनर के बारे में पता लग सके। ना तो यहाँ पे इस एंशिएंट टॉम्ब के ओनर की इनहेरिटेंस मौजूद है और ना ही कोई एंशिएंट मैजिक वेपन्स मौजूद है। मुझे तो लगा था कि इस जगह पे हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा, पर उसके उलट यहाँ पे तो कोई भी चीज मौजूद नहीं है। और ये क्या लेडी मास्टर ज़ुआन खुद आगे बढ़कर वहाँ पे उस जगह को देखने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़ने लगती है तो अचानक ही उसके पीछे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रैप सील ओपन होने लगे थे और लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे कुछ समय पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस ट्रैप सील ने वहाँ पे ओपन होते हुए लेडी मास्टर ज़ुआन को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था और वो ट्रैप सील बिल्कुल वहाँ पे एक ब्लैक होल की तरह काम कर रहे थे, जो देखकर तो लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे जल्दी के साथ चिल्लाते हुए एसएस तजू से मदद मांगने लगे थे। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो ब्लैक होल काफी हद तक लेडी मास्टर ज़ुआन को अपने अंदर खींच चुका था, पर अचानक से एसएस तजू वहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से ही लेडी मास्टर ज़ुआन को वहाँ पे वापस अपने पास ले आते हैं, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहती है आखिर ये किस तरह की अजीब सी जगह है और यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। जिसमें एसएस तजू आगे बढ़कर अपनी डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करके उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि ये बस एक मामूली सी पैटर्न सील है, लेकिन ये जगह जितनी ज्यादा देखने में सिंपल दिखाई दे रही है असल में ये उतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है जो कि यहाँ पे कभी भी किसी को भी अपने अंदर ले सकते हैं। और ये कहते कहते ही एसएस तजू की नजर अपने सामने जाती है जहाँ पे उन्हें एक और गोल्डन पैटर्न सील दिखाई दे रहे थे और उसके अंदर एक लड़की भी ट्रैप थी, जिसे देखकर एसएस तजू वहाँ पे कॉल टून में कहते हैं ओ तो ये है टियान एंड सेट की डिसेबल है। और एसएस तजू कैसे कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।